स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर पूरे भारत का हमेशा ध्यान रहता है। कारण यह है कि अगर टैक्स की रेट्स बढ़ जाती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो वहां पर आम आदमी काफी परेशान हो जाता है। कारण उसका यह है कि उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाते हैं, जो सीधा उसकी जेब पर असर डालते हैं। वहीं अगर टैक्स की रेट्स कम हो जाती हैं तो इसका इंपैक्ट सरकार के ऊपर आता है, क्योंकि इससे उनका रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये जो कश्मकश लगातार सरकार और नागरिकों के बीच में चलती रहती है टैक्स रेट्स को बढ़ाना या घटाने पे, इसी पर 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ निर्णय बहुत चौंकाने वाले आए, जिसमें पूरे भारत को काफी हद तक हिला दिया। तो आज हम जानेंगे ऐसे क्या क्या निर्णय इसके ऊपर हुए, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे कि क्यों एक आम आदमी के लिए ये जो मीटिंग के डिसीजंस हैं ये उसको इंपैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल की जो होती है ये आर्टिकल 279A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो जीएसटी रिलेटेड रेट्स को डिसाइड करती है। तो यहां पर जो सबसे पहला मुद्दा हुआ वो मुद्दा हुआ पॉपकॉर्न डिबेट का। पॉपकॉर्न एक ऐसी चीज है जो हम रोजमर्रा में मूवी देखते वक्त या कभी भूख लगने पर ऐसे ही खाते रहते हैं। अब यहां पर बात ही आती है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल अनपैक्ड सॉल्टेड पॉपकॉर्न खा रहा है तो उस पर हम लगाएंगे 5% का रेट। वहीं अगर ये पैक्ड है तो इस पे लगेगा 12%, और अगर ये कैरेमल पॉपकॉर्न है तो इस पे 18% का जीएसटी। अब ये सोचते ही आम आदमी थोड़ा सा चकरा गया। उसने कहा कि भाई पॉपकॉर्न की भी अलग अलग 3-3 रेट्स, ऐसा क्यों? जीएसटी तो इसलिए लेकर आए थे ना 2017 में कि वन नेशन वन टैक्स। तो यहां पर अलग अलग रेट्स क्यों लगाई जा रही है, और वो भी भारत के अंदर जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है टैक्स को लेकर, जहां पर टैक्स को लेकर लोगों का अभी भी काफी ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो यहां जो पहला मुद्दा उठा वो यही उठा कि ये इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों रखा गया है। इस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से रिकमेंडेशन आया, या जीएसटी काउंसिल मीटिंग की तरफ से रिकमेंडेशन आया कि कैरेमल पॉपकॉर्न जो होता है उसमें स्वीटेंड प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। बात यही खत्म नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार ऐसा मुद्दा उठा। जैसे एक बार उठा था कि ये जो बन है, इस बन पर 5% का जीएसटी है, ये जो क्रीम है इस पे 5% का जीएसटी है, लेकिन जब ये कंबाइन हो रहा है तो उस पर जीएसटी 18% लग रहा है। यानी कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है कि जहां पर जीएसटी 5% है वो 5% ही रहने दीजिए ना उस प्रोडक्ट पे। आप जब वो चीजें कंबाइन हो रहे हैं तो उस पर 18% चार्ज कर रहे हैं या 12% चार्ज कर रहे हैं। साथ साथ में फिर इसी चीज पे ट्विटर पर बहस शुरू हो गई कि चाय विदाउट शुगर पे 5, विद शुगर पे 12, विदाउट मिक्स टी विदाउट शुगर। तो आप ये समझिए, जीएसटी को लाने का जो बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, वो ये था कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स हों उनकी प्राइस पर टैक्स जो लगे वो आम आदमी की जेब पर भारी ना पड़े। साथ साथ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स जितने भी भारत में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे यूनिफाइड जीएसटी टैक्स रेट रहे। यानी कि अगर 5% के दायरे में कोई है तो वो सारे 5%, 12, 18, 28 इस हिसाब से ही जीएसटी रेट्स बनाई गई थी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉपकॉर्न डिबेट। अब बात ही आ जाती है यहां पर कि जीएसटी काउंसिल ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। वो ये लिया कि जीन थेरेपी टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, फुली एग्जम्प्टेड है। यह निर्णय बहुत अच्छा भी है उन लोगों के लिए जो जीन थेरेपी या जीन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत में जो जीन थेरेपी है उसकी कॉस्ट लगभग 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। यानी कि अगर कोई जो हम कहें एक नॉर्मल लेमैन या एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति शायद ये जीन थेरेपी नहीं करवा सकता। लेकिन आप ये समझिए दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे देश की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और आपको पता भी होगा कि इरडई की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया था कि 2047 तक पूरे भारत को हम इंश्योरेंस कवरेज के अंदर शामिल कर लेंगे। यह कहा गया था फॉर 2047, दैट इज इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो यहां पर काफी कयास लगाए जा रहे थे कि जो टैक्स प्रीमियम्स हैं सरकार उनके ऊपर जीएसटी रेट्स को कम करेगी, क्योंकि अगर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेगा तो वो अपने आप को भी बचा सकता है। साथ साथ में अगर मान लीजिए वो सोल ब्रेड अर्नर है तो उसका परिवार भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है यहां पे। तो जो जीएसटी रेट्स हेल्थ इंश्योरेंस पर लगती थी वो 18% के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। और यहां
पर यह बात थी कि इसको कम किया जाएगा। स्पेसिफिकली अगर इंश्योरेंस का जो टोटल अमाउंट है वो 5 लाख तक का है तो उस पर तो ओल्ड एज पीपल्स के लिए तो वो शायद एग्जम्प्ट भी कर दिया जाए, लेकिन यहां पर जीएसटी काउंसिल ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया और यह सीधा एक बहुत बड़ा झटका देता है उन लोगों को जो ये सोच रहे थे कि अपनी फैमिली को, अपने को, स्पेशली जो वृद्ध जन है उनको वो इंश्योरेंस कवरेज के अंडर लाएं। और आपको ये पता भी होगा कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों में ओल्ड एज पीपल के ट्रीटमेंट पर मोदी जी ने ये कहा था कि हम कहीं जो ट्रीटमेंट होगा उसमें हम एजेड पीपल को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर बहुत कयास थे कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी प्रीमियम के अमाउंट को कम किया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है यूज्ड कार्स को लेके। देखिए, यूज्ड कार्स को लेकर जो एक सीन आया उसमें यह है कि जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से प्रपोजल आया, उन्होंने कहा कि हम ईवी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, ईवी को प्रमोट भी करना चाहिए, पर्यावरण उससे काफी बचता भी है। लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई नई ईवी खरीदता है तो उस पर हम जीएसटी रेट सिर्फ 5% लगाएंगे। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी गाड़ी बेचता है तो उस पर एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स होंगे। लेकिन अगर कोई ईवी कार, कोई बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईवी कार को कुछ उसमें चेंजेस करती है या मॉडिफाई करती है, रीफर्निश करती है, उसके बाद अगर वो उसको बेचती है तो जितना प्रॉफिट वो कमा रहा है उस पर हम 18% का जीएसटी लगाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल करता हूं। मान लीजिए कि एक ईवी कंपनी है, उसने एक कार कंपनी है, उसने कोई ईवी गाड़ी 4 लाख में खरीदी, उसके थोड़ा सा उसने मॉड्यूलेट किया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और उसके बाद उसने गाड़ी को 6 लाख में बेच दिया। तो जो 2 लाख का उसका प्रॉफिट हुआ है उस पर 18% का जीएसटी लगाया गया। अब यहां पर एक दिक्कत क्या हो रही है, आपको यह बात पता होगी कि ईवी गाड़ियां बहुत महंगी आती हैं क्योंकि उनमें जो बैटरी और जो लगती है वो काफी कॉस्टली है। दूसरा, कहीं ना कहीं भारत में अगर हमें ईवी को प्रमोट करना है तो हमें सेकेंड हैंड कार्स जो ईवी की हैं और जो सेकेंड हैंड मार्केट है गाड़ियों का, उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा। और आप एक बात और समझिए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो ईवी गाड़ी बेचेगा उसका जो मार्केट है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू इफ आई विल टेक दैट ईवी कार फ्रॉम अ बिजनेस फर्म। तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार ने सेकेंड हैंड मार्केट को तो कोलैप्स किया ही किया, साथ साथ में ऐसी कंपनी, ऐसे बिजनेसेस जो कि सेकेंड हैंड ईवीज को बेचते हैं उनके ऊपर भी हाई बर्डन लगाया, जिसकी वजह से अब जो सेकेंड हैंड ईवी है वो भी कॉस्टली होंगी। आप अगर एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जो नई ईवी गाड़ियां हैं उन पे 5% का जीएसटी है, दैट्स फाइन, और कहीं ना कहीं अच्छा मूव भी है सरकार का। लेकिन अगर मान लीजिए नई ईवी की कॉस्ट अगर ज्यादा है, 18 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर आम आदमी सेकेंड हैंड ईवी को अगर यूज करता है, बट उस पर भी अगर वो बिजनेस फर्म से ले रहा है तो उस पर थोड़ा सा टैक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। तीसरी अगर हम बात करें कैलामिटी सेस, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब यहां पर सरकार ने कुछ राज्यों के साथ मीटिंग करी और उस मीटिंग में यह कहा कि नेचुरल डिजास्टर्स अगर आते हैं तो कैलामिटी सेस चार्ज किया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, केंद्र का या राज्यों का यह सबसे बड़ा दायित्व है कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है या किसी भी तरह का कोई डिजास्टर आता है तो इट इज द गवर्नमेंट हु शुड act first and protect the citizens. Now, if you charge that cess from people, अगर वो सेस या जो ये कैलामिटी सेस है ये हमसे चार्ज किया जा रहा है तो इसका मतलब तो उस कैलामिटी को झेल भी हम रहे हैं और उसके ऊपर जो सेस पे कर रहे हैं वो भी हम ही पे कर रहे हैं। तो इस तरह का ये डबल ब्लो एक और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ऑल्दो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी और चर्चा भी करी जानी बाकी है, इसको अभी सरकार ने पूरी तरह से इंप्लाई नहीं किया है क्योंकि इस पर एक राउंड ऑफ डिस्कशन अभी होना बाकी है। लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो इससे भी कहीं ना कहीं डबल ब्लो इसलिए आएगा कि नेचुरल डिजास्टर का इंपैक्ट तो व्यक्ति झेलेगा ही झेलेगा और साथ साथ में वो कैलामिटी सेस भी पे कर रहा है कि अगर ऐसा कभी आया तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी एक व्यक्ति को बियर करनी पड़ेगी। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट गवर्नमेंट शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट। नाउ पीपल ऑल ओवर द इंडिया आर कंटिन्यूअसली सेइंग दिस थिंग, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत में टैक्स टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं ये शब्द टैक्स टेररिज्म क्या है ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल शब्द। टैक्स टेररिज्म का मतलब होता है जब सरकार लीगल या एक्स्ट्रा लीगल तरीकों से टैक्स को बढ़ाने की कोशिश करती है।
लीगल या एक्स्ट्रा लीगल तरीके से टैक्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इंपैक्ट आम आदमी, आम नागरिक पर इतना ज्यादा आता है जिसकी वजह से वो टैक्स को इवेड करना शुरू करता है, टैक्स देने से बचता है, टैक्स की चोरी करता है, और साथ साथ में वो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इंपैक्ट आता है, ये जानकर कि उसको जब पता है कि उसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में डी गुकेश जब वर्ल्ड चेस चैंपियन बने तो जितनी 10.45 करोड़ के आसपास की उनको इनामी राशि मिली, उस पर उन्होंने 4.67 करोड़ का टैक्स दिया है। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं ये टैक्स टेररिज्म बहुत बड़ा होता जा रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं। जैसे एक बात हुई थी कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, इनको अगर रिसर्च के लिए कोई फंड दिया जा रहा है तो उस पर इनको टैक्स जीएसटी पे करना पड़ेगा। सोचिए कि रिसर्च कर रहा है कोई संस्था, उस पर भी उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। खैर बाद में सरकार ने इसको हटा दिया। सेम चीज इन्फोसिस पर भी हुई थी। इन्फोसिस ने अपनी कोई बाहर के एमएनसी के साथ कोई प्रोडक्ट डीलिंग वो कर रहे थे, कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई बिजनेस चल रहा था, जिस पर सरकार ने कहा कि इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बाद में खैर ये मामला भी सेटल आउट हो गया। बट आप सोचिए कि ये इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, इससे कहीं ना कहीं देश में टैक्स टेररिज्म प्रिवेल कर रहा है। और धीरे धीरे ऑलरेडी भारत में टैक्स इवेजन बहुत होता है, लोग टैक्स देने से बचते हैं क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा एक रिव्यू मैकेनिज्म स्ट्रांग करने जाने की जरूरत है। मतलब अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर सरकार, मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आलोचना से ज्यादा यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सरकार अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकती है। यानी कि अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, जैसे कि सिन गुड्स। अभी बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि टोबैको प्रोडक्ट्स जो है या जो ये सोडा में जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर सरकार जीएसटी 35% तक कर सकती है, लेकिन उन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। यानी कि अगर जो मैक्सिमम लिमिट है सरकार के पास टैक्स लगाने की जीएसटी में, वो 40% है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स कंपैरेटिवली और ज्यादा लगाया जा सकता है। आप ये सोचिए कि हर साल हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है टोबैको प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन पे, और डब्ल्यूएचओ का ये सर्वे है कि इसको सिर्फ एक ही तरीके से कम किया जा सकता है, इस पर टैक्स बढ़ा के। तो सरकार को यहां पर सिन गुड्स जो होते हैं, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, इन पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी काफी प्रॉब्लमैटिक होता है। दूसरी चीज लग्जरी गुड्स पर अगर टैक्स 18% है या 28% है तो सरकार उस पर भी सोच सकती है। फिर अगर हम बात करें जैसे कि गेमिंग एंड बेटिंग, अब गेमिंग एंड बेटिंग का इंपैक्ट पूरे देश पर इतना नहीं आता। ठीक है, कुछ वर्ग ऐसा है जिसको शायद इससे नुकसान होगा, कुछ कंपनीज को नुकसान होगा, लेकिन हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो यहां पर गेमिंग बेटिंग है, नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे हाई एंड कैमराज है, प्रीमियम हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, इन पर सरकार जीएसटी रेट्स को बढ़ा सकती है ताकि सरकार अपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो को भी बढ़ा सके। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है जीडीपी में टैक्स का हिस्सा कितना है। तो अगर सरकार थोड़ा सा यहां पर मंथन करे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने रिव्यू मैकेनिज्म को स्ट्रांग करे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले अभी हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में भी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। आज यानी कि 23 दिसंबर को हमारा एसआईपी बैच के एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं। तो आज आपके पास आखिरी दिन है एसआईपी प्लस बैच को ज्वाइन करने का। ये हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है। अगर आपका अटेम्प्ट 2025 में है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर करिए। इसकी फीस 5999 है। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स की क्लासेस होंगी, हर क्लास के बाद एक मॉक टेस्ट होगा, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट होगा, साथ साथ में आपको बेहतरीन कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा विद एनसीईआरटी स्टैटिक एंड करंट बुक्स। चलिए आगे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यहां पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सिर्फ पॉपकॉर्न पे चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत अच्छे कदम भी उठाए गए, जैसे फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, कहीं ना कहीं जो राइस पफ्स हैं इस पे सरकार ने 5% का टैक्स किया है, जो कि एक आम आदमी के लिए राहत की बात है। दूसरी बात, सरकार ने यहां बोला है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो वीकर सेक्शन को दिया जाएगा उस पर जो फूड आइटम्स हैं उस पर सरकार ने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। साथ साथ में सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसान डायरेक्टली कोई ड्राइड ब्लैक पेपर या राइजन्स प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। इससे किसानों के ऊपर भी भार कम आएगा और आम आदमी की सेहत भी बेहतर होगी
और एक पोषण अभियान के तहत ये एक अच्छा मूव है। चौथी अगर मैं बात करूं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत जो स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स है उन पे टैक्स एग्जम्प्ट किया गया। ये बहुत बहुत बेहतरीन स्टेप है, क्योंकि भारत में स्किल ट्रेनिंग एक नेसेसिटी है, एक प्रायोरिटी है। जितना हमारा यूथ स्किलफुल होगा उतनी ही हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड इंप्रूव होगा और कहीं ना कहीं देश में फ्रीबीज का जो कल्चर है वो कम होगा। साथ साथ में जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और सिमिलर सॉफ्टवेयर है, यहां पर भी सरकार ने टैक्स एग्जम्पशन की बात करी है। तो ऐसी बात नहीं है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सिर्फ खराब डिसीजंस ही लिए गए, लेकिन ये जो 4-5 अच्छे डिसीजंस लिए हैं ये काबिले तारीफ है और इस पर सरकार को की वाहवाही भी करनी जरूरी है। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम यहाँ स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं, या अगर हम फोर्टिफाइड राइस कैनाल्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसानों के लिए यहां पर जो सरकार ने एक स्टेप लिया है, ये काबिले तारीफ है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इस जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, 28 भारत के राज्यों से, 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज से जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, और 2 केंद्र से। तो टोटल 33 मेंबर्स होते हैं और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं टू ट्रांजैक्ट अ मीटिंग, टू डू अ मीटिंग, वो मिनिमम 17 मेंबर्स इसमें होने चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। यहां पर राज्यों को जो वेट दिया गया है वो आउट ऑफ 33 22 वेट्स राज्यों को है, 11 वेट सेंटर को दिया गया है। लेकिन एक बहुत स्मार्ट मूव यहां पर करा गया है, डिसीजन 75% मेजॉरिटी से लिया जाएगा। यानी 33 का जो 75% है उससे यहां पे डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि बिना केंद्र के अप्रूवल के जीएसटी काउंसिल का डिसीजन नहीं जा सकता। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जीएसटी काउंसिल के बारे में एक चर्चा थी। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई करूंगा। आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए दोस्तों। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो मैं डेली टेलीग्राम पे 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन और एक मेंस का क्वेश्चन डेली डिस्कस करता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मेंस के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़पेपर में जो चीज होती है उसको भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। डेली दिन में 2:30 बजे मंडे टू सैटरडे इकोनॉमी करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है, जिसमें मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी इश्यूज को डिस्कस करता हूं। उसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और साथ साथ में आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपका अटेम्प्ट 2026 या 27 में है तो 26 वाले बैच की फीस 29,999 है और 27 वाले बैच की फीस 34,999 है। ये बैच हमारा 27 दिसंबर शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, लाइव क्लासेस 1000 से ऊपर। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उस केस में आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी। दिल्ली आपको बुलाया जाएगा, जहां पे आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बेयर करेगा। अगर आप कॉलेज गोइंग है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच 34,999 में। आप लॉन्ग टर्म बैच यानी कि आप कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो हमारा 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, एंड इफ यू यूज माय कूपन कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का जो ये प्रपोजल्स आए हैं या जो डिसीजंस लिए गए हैं, ये क्या देश के हित के लिए हैं या कहीं ना कहीं इससे आम आदमी के ऊपर और बर्डन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।